स्वागत है आपका ईटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। और बाजार ने कल तेजी का सिक्सर लगाया था और आज कोशिश है कि 7वें दिन भी हरे निशान में क्लोजिंग दी जाए। और कुछ अहम लेवल्स के ऊपर निफ्टी और निफ्टी बैंक टिक रहे हैं। निफ्टी है 25,000 के ऊपर, 40 अंकों की हल्की सी तेजी ही, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले प्रदर्शन बेहतर है। कल भी बेहतर था और आज भी बेहतर है। निफ्टी बैंक निकल गया है 54,700 के ऊपर और धीरे धीरे करके सपोर्ट भी शिफ्ट होकर 54,500 के ऊपर आ गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक तो बेहतर है। हालांकि आज बाजार में जो माहौल है ना, थोड़ा मिक्स्ड है। जो शेयर चले हैं थोड़े से पीछे हो रहे हैं, जहां पर तेजी नहीं आई थी। सरकारी शेयरों में पीएसयू, पावर, हम देख रहे हैं कि एनर्जी, कोयला वाले तमाम शेयर आज आपको अच्छे मूव्स देते हुए दिखाई देंगे। सवाल यह है कि क्या बाजार अपने इस गेंस को सस्टेन करेगा और यहां से और आगे बढ़ेगा? हाँ तो कितना, क्या लेवल्स लेके चले, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंदीदा शेयर। लेकिन पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में वायदा बाजार के संकेत किस तरह के हैं, उनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एफएनओ के संकेत समझेंगे। 2:10 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शंस की चैंपियन होगा 2:40 पर और 3 बजे मार्केट एट 3, 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, यानी कि हफ्ते कारोबारी सत्र में, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कहां आप नजर रखें, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें, यानी कि बाजार की जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं अब तक की, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में तेजी का रुख है, लगातार 7वें सत्र में तेजी है। निफ्टी हालांकि करीब 40 अंक ऊपर है, 25,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हो रही है। निफ्टी बैंक करीब 200-225 अंक ऊपर है, डे हाई के आसपास है, 54,700 के ऊपर निकल गया है। तो कल के हाइस को निफ्टी बैंक ने अचीव कर लिया है और निफ्टी भी कल के हाई से टचिंग डिस्टेंस पर आपको इस वक्त दिखाई देगा। सरकारी बैंकों में आज भी तेजी है और पीएनबी करीब 2% ऊपर है। और सिर्फ सरकारी बैंक नहीं, तमाम सरकारी कंपनी जिसमें कि डिफेंस है, रेलवे है, पीएसयू, पावर है, तमाम शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आईटी शेयरों में 2 दिनों की जबरदस्त तेजी, इंडेक्स करीब 5-5.5% चला, लेकिन आज मुनाफा वसूली हो रही है। इन्फोसिस, विप्रो आज आपको 1.5% नीचे दिखाई देंगे और इनके चलते ही बाजार की जो तेजी है थोड़ी सी आज सीमित हो रही है, कंटेन हो रही है। लेकिन मेटल शेयरों में 5वें सत्र में चमक भी है। नैल्को करीब 2% ऊपर है और कुछ और सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज अब तेजी का माहौल बनते हुए दिखाई देंगे। दिग्गजों से बहुत ज्यादा कोई खास सपोर्ट नहीं है, इसके चलते बाजार की जो चाल है वो थोड़ी सी धीमी आपको जरूर दिखाई देगी। ऑटो में थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग हो रही है। बजाज ऑटो हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आयशर हीरो मोटो पर भी प्रेशर है क्योंकि ये शेयर चले बहुत थे, ये रीजन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अपने एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि आज के जो बिग बजर्स हैं वो कौन से। मानसी के पास रेडी है पूरी की पूरी लिस्ट बाजार के इतने सारे शेयरों में से कुछ चुनिंदा शेयर मानसी रोज लेकर आती हैं आपके लिए। तो मानसी, तेजी की सत्ता तो है बुल्स की आज बाजार में, बताइए आज स्टॉक्स कौन से चमक रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, जहां हम बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हुआ और निफ्टी भी और बैंक निफ्टी, अभी आप कह भी रहे थे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस इनफैक्ट आज बेहतर है। और निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे 54,400 के लेवल्स जो नीचे की तरफ से, वहां से 326 अंकों की रिकवरी अटेम्प्ट की है बैंक निफ्टी ने। 54,728 के स्तर पर यह कामकाज करता हुआ 25,000 के लेवल्स के पार निफ्टी में भी हम देख रहे हैं। बड़े ही रेंज में है कामकाज बाजार में, लेकिन वो रेंज भी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ज्यादा इशारा कर रही है, वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव है। खरीदारी हरे निशान के साथ बेंचमार्क इंडेक्सेस इस वक्त कामकाज करते हुए 17 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी पर भी आई है। स्टॉक्स और सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज के सत्र में तेल, गैस, पावर और एनर्जी शेयरों में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लार्जर कंट्रीब्यूटर से वैसे मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगी और इस वक्त चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि लार्जर कंट्रीब्यूटर की लिस्ट में बैंक्स एंड फाइनेंशियल, टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां, एक्सिस बैंक पर नजर रखें, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार की इस चाल में। लेकिन तेल, गैस और पावर शेयर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, एनर्जी स्पेस, ये टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है। आज बाजार खुलने से के साथ ही एनर्जी सेक्टर में जो परफॉर्मेंस थी वो इंटैक्ट रही है और इस वक्त भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर एनर्जी सेक्टर है। हम देख रहे हैं गेल इंडिया, अडानी, टोटल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा एक्शन है। ऑलमोस्ट 0.5% to 3% के गेन्स वहां पर नजर आएंगे। इसके अलावा मेटल शेयरों में लगातार तेजी जो है वो कायम है, शाइन कायम है और 5वां सेशन है जबकि हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, शाइन नजर आ रही है। सेल, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन तमाम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे अच्छी हरियाली, यहाँ पर करीब 1.5-2% तक की रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सो 5th ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं जबकि मेटल स्टॉक्स में अच्छे खासे एक्शन देखने को मिले हैं। रेलवे शेयरों में आज रफ्तार है,
आज सुबह बाजार खुलने से पहले हमने बताया था न्यूज़ फ्लोज हैं, ऑर्डर विंस की खबर है। कुछ तमाम कंपनी जैसे जुपिटर वेगन्स को 113 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें लोएस्ट बिडर के तौर पर आरवीएनएल साबित होती हुई दिखी फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी खबरें हैं जिसके चलते आज रेलवे स्टॉक्स फोकस रेडार में है। और जुपिटर वेगन्स में तो इनफैक्ट 3.5% की मजबूती नजर आ रही है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कॉनकॉर्ड, टेक्समाको, रेल, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल जैसे तमाम स्टॉक्स पर हमारी नजर बनी हुई है। मार्केट प्लेटफॉर्म यानी कि एक्सचेंज एंसिलरी वाले शेयर्स जो हैं वो बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, कैम्स, सीडीएसएल, सारे के सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स अगर आप देखेंगे गिरावट के साथ कामकाज करते हुए 2155 के लेवल्स पर करीब 5% की गिरावट है जो कि बीएसई के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है। आज 5% और 2 दिन की गिरावट को अगर आप एडअप करेंगे तो ऑलमोस्ट 7-8% के डाउन ट्रेंड्स बीएसई लिमिटेड में नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में आगे पूछेंगे ऐसे गिरावट में क्या एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी या फिर अभी दूर रहना है। और इसके अलावा सरकारी बैंक और ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर नजर रखें। सरकारी बैंक का खेमा अच्छी खासी मजबूती वहां पर नजर आ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में ही हम देख रहे हैं एक रिस्पॉन्स जो है वो बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छी तेजी के बीच कामकाज करते हुए। और आज सुबह से ही ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स जैसे कि चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती के साइंस जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जब एक्सपर्ट से हम पूछ रहे तो उनका ये कहना है कि ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स को फिलहाल वॉचलिस्ट में रखा जाए या फिर अगर पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन चेन्नई पेट्रो में दिन की शुरुआत से जो तेजी है वो बढ़ती चली जा रही है। 4% के गेंस वहां पर भी नजर आ रहे हैं। सो ये है सारा का सारा बजिंग स्टॉक्स या बजिंग सेक्टर का मोमेंटम। लेकिन अब आ जाते हैं इंडेक्स पर। और इंडेक्स में हमने देखा काफी रेंज में, टाइट रेंज में कामकाज आज दिन भर देखने को मिला अभिषेक। लेकिन 25,000 के लेवल्स को हमने टच बेस किया, फिर उन लेवल्स को लगातार इंटैक्ट रखने की कोशिश करता रहा निफ्टी। और इस वक्त अगर आप देखें 25,000 के पार हम ट्रेंड देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं इंडिसेस की चाल को? मानसी देखिए, निफ्टी की चाल अगर पहले कमजोर भी थी ना तो निफ्टी बैंक की चलती ही थी और ये साफ साफ दिख रहा था। तो थोड़ी डिप्रेशन था निफ्टी बैंक में। और देखिए निफ्टी बैंक का चलना ना दो चीज़ है। एक तो देखिए निफ्टी को सपोर्ट करेगा, बैंकिंग में का बड़ा वेटेज है निफ्टी में भी, तो उस लिहाज से अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि निफ्टी बैंक ऐसे नहीं चलता है, सिर्फ ऐसे चलना होता तो चल जाता। भरपूर ट्रिगर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, हमारे मैक्रोस तो बहुत अच्छे हैं, सरकार का सपोर्ट है, फेस्टिव सीजन है। लेकिन ये चलेंगे जब एफआईज लौट के आएंगे। तो इनका चलना कहीं ना कहीं ये भी संकेत देगा कि क्या एफआईज की भारतीय बाजारों में वापसी हो रही है। वो शायद थोड़ी थोड़ी होती रही है, हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल एफआईज के हमने डेटा देखे कि 10.22% की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग हो गई है। तो निश्चित तौर पर बैंकिंग के चलते हुई है। थोड़ा सा और चाहिए, अभी थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से लगाड़ हैं। अगर आप थोड़ा सा नियर टर्म में देखेंगे तो थोड़ा प्रदर्शन कमजोर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सत्र से जब तक बाजार ने ये अब 7 दिन की तेजी दिखाई है, इसमें निफ्टी बैंक ने निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ही सही लेकिन बेहतर प्रदर्शन करके दिया है। और ये नोटिस करने वाली मानसी चीज है। आज भी आप देखिए कल के हाईस को निफ्टी बैंक ने तो पार कर लिया या फिर उसके आसपास है, निफ्टी अभी थोड़ा उससे दूर है। लगातार बाजार में हायर हाइज बन रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत बाजार के लिए मिल रहा है कि जो चिंताएं थी वो काफी हद तक दूर हो रही हैं। टैरिफ को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रंप की तल्खी को लेकर, एफआईज को लेकर, अब वो धीरे धीरे टेंशन सबसाइड हो रही है। एक और चिंता थी कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड थी ना वो एलिवेटेड थी, 4.4% के आसपास की बॉन्ड यील्ड थी 10 ईयर की, वो गिर के आ गई है 4% के आसपास की। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में ही और बाजार देखिए उसका रिफ्लेक्शन है। इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, उस रिफॉर्म के दम पर बाजार को अच्छे से चलना चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ ना बेड़ियां थी, हाथ खुले थे लेकिन पैर बंधे थे वाला मामला था, तो उसके चलते बाजार चल नहीं रहा था। अब जो बचा हुआ सत्र है, आप ये देखिए कि 25,000 के ऊपर दूसरे दिन निकलना बाजार के लिए संकेत ये अच्छा है। और सपोर्ट की बात करें 24,900 पर बाजार के लिए सपोर्ट है। अगले रेजिस्टेंस की बात करें 25,200 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। आप याद रखिए जो रीसेंट हाई है निफ्टी का वो है 25,153 का, वहीं से बाजार गिरा था और हमने 24,347 तक जाते हुए देखा था। तो उस लेवल के आसपास पहुंचने की बाजार अब कोशिश करेगा। मेरा मानना है कि अगर अब जिनके पास है वो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करे बने रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको नई एंट्री करनी है ना 24,950 से लेकर 25,050 के रेंज में आप बाइंग कीजिए और 25,200 के टारगेट के लिए आराम से यहां खरीदारी करके आप चल सकते हैं। हमने पिछले 3-4 सत्र से बिल्कुल स्टांस यही रखा है कि ये बाजार सेल ऑन राइज का नहीं है, शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। और जहां पर आपको मौके मिले
आप इसमें एंट्री करते जाइए। अच्छी चीज़ ये रही कि बाजार कोई तूफानी रफ्तार से नहीं दौड़ा है। अगर आप देखेंगे ना, आज 7 सत्र हो गए, 7 सत्र में बाजार की तेजी कितनी रही है? 1.5 से 1.25% के बीच में रही है। तो बाजार में अभी भी गुंजाइश है यहां से चलने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट नहीं करना, ये ध्यान रखिए। बाजार अब तेजी का हो गया है और क्लियरली ये चार्ट्स पर भी सिग्नल आ रहे हैं और ये साफ साफ दिख भी रहा है कि आपके सेंटिमेंट्स हैं सारे के सारे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक लगातार दूसरे सत्र, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में हम तेजी बेहतर देख रहे हैं और निफ्टी बैंक में पिछले 7 सत्र में 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हो गई है। अच्छी बात क्या है कि अब चूंकि 3-4 बैंकों का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, वहां से सपोर्ट आ रहा है। आज भी आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक 0.25% के ऊपर है, एचडीएफसी बैंक में उतनी ही तेजी दिखेगी। लेकिन यह है कि अब धीरे धीरे करके ना इंटेंट दिख रहा है। 54,500, 54,200 ये एक बहुत छोटे छोटे नियर टर्म के सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि 54,500 के नीचे आज निफ्टी बैंक जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें, 55,000 का रेजिस्टेंस है और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि 55,000 जब पार कर लें तो आप अपने कन्विक्शन को डबल कर लीजिएगा। लेकिन यह है कि हाँ, शुरुआत हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी बैंक को भी शॉर्ट नहीं करना है और यहां पर भी आपकी रणनीति वही होगा कि अगर नीचे मिलता है तो पैसे आप इसमें पैसे डिप्लॉय कीजिए, आप ट्रेड लीजिए। मैंने कल भी कहा था कि निफ्टी के मुकाबले अब निफ्टी बैंक में पैसे बनाने के मौके ज्यादा बनेंगे और मेरा वो स्टांस आज भी कायम है मानसी। बिल्कुल, ये स्टांस कायम और ये रिफ्लेक्ट होता हुआ भी एब्सोल्युटली नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच रुपया जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़कता हुआ डॉलर के मुकाबले 88 रुपए और 36 पैसे पर हम देख रहे हैं। करेंसी 88.37 से रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़कता हुआ रुपया। सो कमजोरी करेंसी के फ्रंट पर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन चलिए, इंडेक्स पर एक रणनीति, बिग बजिंग, स्टॉक्स का मोमेंटम, ये सब हमने जाना। अब यहाँ से आगे ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए क्या होने चाहिए, ये भी समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी एक एक कर जुड़ रहे हैं। कुणाल शाह है हमारे साथ और ओशो कृष्णन है। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए। और कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मार्केट में काफ़ी रेंज में कामकाज है, हालांकि हरे निशान के साथ 25,000 के स्तर को कायम रखा है निफ्टी ने और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का प्रदर्शन बेहतर है। कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को और यहाँ से आगे स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। सी डेफिनेटली मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो हम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआई का इंटरेस्ट वापस आ रहा है। स्पेसिफिकली एफएनओ में अगर आप देखोगे तो बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कैश मार्केट में एक दिन हमने से बाइंग देखी थी, कल के सेशन में हल्की सी सेलिंग थी। बट मुझे लगता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर निफ्टी को आगे बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में आना स्टार्ट हो गया है, वो हेल्प करेगा निफ्टी को पुश करने के लिए। सो निफ्टी पे जो इमीडिएट हर्डल है वो है 25,150 200 का जो जोन है, वो इमीडिएट हर्डल है। वहां से हमें सेलिंग प्रेशर आ रहा था। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो लेवल हम टच कर लेंगे 25,150 200। उसके ऊपर हमें क्लोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोजिंग आ जाती है तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टार्ट हो जाएगा जो निफ्टी को 25,600 700 तक लेके जाएगा। सो अप्रोच बाय का ही रखना है। 24,800 जब तक नहीं टूटता है तब तक निफ्टी पे व्यू बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए 25,200 आपके टारगेट्स रहेंगे और अगर आप पोजिशनली हो तो 25,600 700 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी है, यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हुआ है शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक निफ्टी पे 55,200 300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने देखा है स्पेसिफिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में 54,500 से लेके 55,000 तक भी पुट राइटिंग हुई है। सो क्लियर कट बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग है और हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये कंटिन्यू रहेगा। 55,000 55,200 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल से ही आप बाय कर सकते हो, अग्रेसिव बुलिश रह सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डाउन साइड पे 54,400 का स्टॉप लॉस रखे और 55,000 55,200 दो टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे। निफ्टी पे जहां तक अप्रोच है, डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। 24,900 स्टॉप लॉस रखे और 25,200 के टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही मैंने भी सुझाया है कुणाल जी। हमारे व्यूज़ इसमें मैच कर रहे हैं कि जो बचे हुए सत्र के लिए जो सपोर्ट है ना, वो है 24,900 का, रेजिस्टेंस है 25,200 का। तो आप नीचे अगर आए तो आप बाइंग कीजिए 25,200 के टारगेट के साथ और 55,000 55,200 का टारगेट आप निफ्टी बैंक के लिए लगा के चलिए। तो ये ठीक है, ये इंडेक्स की आपके लिए एक्सपर्ट के लेंस से भी आपकी हमने प्लानिंग करवा दी। आप सीधे आते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए आपने कौन से शेयर चुने हैं और कहां पर आपको लगता है कि
अभी अच्छे पैसे बन जाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, मानसी एंड पैनलिस्ट मेंबर्स को। सी ओवरऑल मुझे लगता है अभी मार्केट में, जैसा आपने एंड कुणाल ने भी बताया, कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड काफी अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा भी बाइंग का ही व्यू है मार्केट में। जो स्टॉक्स स्पेसिफिक फ्रंट पे मुझे दिख रहा है जिसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, सबसे पहला काउंटर है आईजीएल। आईजीएल में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, एंड इवन आरएसआई पे भी एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। तो मुझे लगता है आईजीएल में यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे बाई करें। अप्रोक्सीमेटली 208 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड 224 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में अगेन अगर हम देखें तो काफी दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। करेंटली काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। 1185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1255 तक के टारगेट्स हमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 1255 तक के टारगेट भारत फोर्ज के लिए, 1214 रुपए का भाव है। कल हमने शेयर को चलते हुए देखा था। और देखिए, भारत फोर्ज के चलने की वजह ये भी है ना कि इनकी जो नॉर्थ अमेरिका से जो आय आती है, वो आती है करीब करीब आई थिंक 41-42%। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत से जो आय आती है वो 37% आती है। और अगर भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते अगर सुलझते हैं तो ये भारत फोर्ज के लिए बड़ा बूस्टर होगा। और अब ये है कि हम जो शेयर मोमेंटम दिखा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं चार्ट्स पर भी पॉप आउट होते हैं, और भारत फोर्ज उसी का एक कैंडिडेट है। 1255 के टारगेट है। ठीक है, 2 शेयर हो गए ओशो जी की तरफ से। अच्छा, इस बीच वेदांता को लेकर खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की। नए वेल डेवलप करने के लिए 1912 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। थोड़ा विस्तार से इस खबर को समझेंगे कि क्या कंपनी हाइड्रोकार्बन को लेकर कुछ। जी हाँ, 13 हाइड्रोकार्बन ऑफशोर वेल बनाने की कंपनी की योजना है गुजरात में। तो वेदांता के शेयर पर तो व्यू लेंगे ही लेंगे। अच्छा, एक काम कीजिए कुणाल जी, वेदांता पर व्यू दीजिए और लगे हाथ अपने शेयर बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं। पहले मैं स्टॉक्स बता देता हूँ, फिर वेदांता पे मैं आपको व्यू देता हूँ। फर्स्ट है जो 2 स्टॉक्स मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन में पसंद आ रहे हैं। फर्स्ट है ऑयल एंड गैस। एज़ अ सेक्टर में आज बाइंग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है। वहाँ से मेरा पिक रहेगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट आपने देखा रहेगा कि टेक्निकल चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी इसने निकाल दिया वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बाय की सलाह है। करंटली 279 के आसपास चल रहा है। आपको 273 का एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। हायर लेवल्स पे मैं 285 से लेके 290 तक के टारगेट देख रहा हूँ पेट्रोनेट पे। सो पेट्रोनेट पहली पिक रहेगी बाई साइड पे। सेकंड है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। टाटा केमिकल की इस ये महीने की लास्ट एक्सपायरी है, उसके बाद वो एफएनओ से निकल रहा है, जो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स सब स्क्वायर ऑफ हो गए। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी मेरी। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे 940 का। अप साइड पे मेरे टारगेट्स रहेंगे 980 से लेके 1000 तक के। सो ये 2 स्टॉक है मेरे बाय साइड के। वेदांता की जहाँ तक बात करें, सो मेटल इंडेक्स पे हमारा व्यू काफी बुलिश है। यहाँ से ऑलरेडी मेटल इंडेक्स पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, और हमारे पोजिशनल टारगेट्स उसके ऊपर 11,000 के इंडेक्स के हैं। वेदांता की जहाँ की बात करें, यहाँ पे अभी भी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ये जो हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है 445 450 का जोन, वो ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑब्जर्व नहीं होता है तो वापस स्टॉक के कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा। सो अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो करंट लेवल्स पे अगर लॉन्ग करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे 428 का। 445 450 तक के टारगेट्स रहेंगे। बट अगर एक पोजिशनल व्यू बना के काम करना है वेदांता पे, तो 450 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ही लॉन्ग करे अग्रेसिवली। वहां से स्टॉक आपको 490 500 तक के टारगेट्स बता सकता है। जी, तो चलिए यहाँ पर आपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी कुणाल ने बताया, और वेदांता पर भी एक राय। 0.5% 1% गेन, एक न्यूज़ फ्लो भी है, इम्पैक्ट इसका एक दिखता हुआ वेदांता के स्टॉक प्राइस पर। तो कुल मिलाकर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खरीदारी के ही मौके बन रहे हैं। बाजार में कन्विक्शन एक्सपर्ट्स का भी कायम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ओशो, आपसे एक टेक मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज जो जीएसटी रैशनलाइजेशन, रेट रैशनलाइजेशन की खबर थी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में कंजम्पशन के ही साथ साथ ऑटो सेक्टर। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर की चाल काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखा रही थी। आज के सत्र में निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट है ज़रूर, लेकिन अब यहाँ पर ग्राहकों को जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बेनिफिट है,
इवन बिफोर 22 सितंबर पास ऑन कर रही है कंपनी। और इसी कड़ी में टीवीएस मोटर ने भी ईटी नाउ स्वदेश को ये बताया कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जो हैं उन्हें भी रिवाइज्ड प्राइस पर बेचा जाएगा। आज के सत्र में ऑटो सेक्टर में हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में फेस्टिव डिमांड का बूस्ट इस स्पेस को मिलेगा ही मिलेगा। सो क्या गिरावट में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? हालांकि टीवीएस मोटर का स्टॉक आज भी चल रहा है 0.5% to 1% गेन्स के साथ। ओवरऑल मानसी देखें तो इस दौरान पिछले 2-3 हफ्तों में ऑटो स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब का अभी ट्रैक्शन मेंटेन्ड है एंड हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो काफी ओवर हीटेड पैरामीटर्स में मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स इस स्पेस से पहुंच चुके हैं। सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ये बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी दिखाएगा मार्केट में, बिकॉज अभी यहाँ पे हम हमारे सेंटिमेंट्स टर्न अराउंड हुए हैं जस्ट ऑन जीएसटी न्यूज, बट यहाँ पे जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो वो और नंबर्स को स्टॉक प्राइसेस को पॉजिटिव सेंटिमेंट प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। तो नो डाउट अभी थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स पे ओवर हीटेड हैं पैरामीटर्स, थोड़ा कूल ऑफ होता है तब बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है, डिप आए तो सारे ऑटो काउंटर्स में बाई की सलाह है। टीवीएस मोटर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो नियरली मुझे लगता है 3400 एंड 3300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सपोर्ट का वेट करना चाहिए। अगर प्राइस करेक्शन होता है पोजिशनल व्यू के हिसाब से तो बाई लेकर के चलना चाहिए। अभी भी हायर लेवल्स काफी ज्यादा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल गिरावट अगर ऑटो स्पेस में दिख जाए, ऑटो एंसिलरी की चाल, तो इसे खरीदारी का मौका समझे ज़रूर, क्योंकि यहाँ से अब फेस्टिवल डिमांड जो है वो पिकअप होते हुए दिखेगी ही दिखेगी। और उससे भी ठीक पहले जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट तो मिला ही है इस स्पेस को। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए स्पेस में। एक और स्टॉक है जो कि न्यूज़ फ्लो के चलते रेडार पर आया है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 2-2.5% की तेजी के साथ स्टॉक में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, 2720 करोड़ के ऑर्डर विन की खबर आती हुई दिखी है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट 1292 के स्तर। कुणाल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर। अच्छी मजबूती है और करंट लेवल्स पर अगर आप देखें खरीदारी के मौके यहाँ से भी बन रहे हैं, फिर नई पोजीशन लेने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है तो इंटैक्ट रखी जाए? डेफिनेटली अगर कल्पतरू प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो एक लो वॉल्यूम स्टॉक है, सो वॉलेटिलिटी हाई रहती है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक अभी स्टॉक डाउनसाइड पे 1220 का ये जो सपोर्ट जोन नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश है। और मुझे लगता है कि स्टॉक हायर लेवल्स पे 1350 1400 तक के लेवल्स बता सकता है। सो ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर रहा है तो 1220 का डाउनसाइड पे स्टॉप लॉस रखिए पोजिशनल बेसिस पे, और अगर फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर रहा है फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, स्टॉप लॉस आपका 1220 ही रहेगा। हाई लेवल्स पे आपके टारगेट 1350 1400 तक के हो सकता है। कल्पतरू प्रोजेक्ट पर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी ने लगाया है अर्धशतक यानी कि हाफ सेंचुरी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो डबल सेंचुरी लगाकर 54,700 के ऊपर टिकने की कोशिश हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो बढ़िया प्रदर्शन है वो है एक्सिस बैंक का, जबकि बाकी इसके जो पीयर्स हैं प्राइवेट बैंकिंग में वो थोड़े से रिलेटिवली कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक शेयर के बारे में ओशो जी आपसे मैं राय जानना चाहूँगा, और वो है भारती एयरटेल का। भारतीय एयरटेल का शेयर मुझे सही लग रहा है ये। अच्छा ठीक है, ओशो हमारे साथ नहीं है, कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी आप भी व्यू दीजिए। भारतीय एयरटेल फिर से 1900 रुपए के ऊपर 1% की तेजी और डे हाई के आसपास ये शेयर है। आपके हिसाब से ट्रेड बन रहा है इसमें? आई थिंक डेफिनेटली ट्रेड बनता है। भारतीय एयरटेल वन ऑफ द टॉप प्रेफर्ड पिक रहा है हमारे लिए। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी पिचिंग किया भारतीय एयरटेल एज अ लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाय। सो भारतीय एयरटेल पे हमारा व्यू बुलिश है। जब तक स्टॉक 1845 1850 के लेवल ब्रीच नहीं करता है तब तक व्यू बुलिश है। हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको इमीडिएट बेसिस पे 1950 1960 के टारगेट्स बता सकता है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल ऑल टाइम हाई का है जो 2040 2050 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो हमारा व्यू बुलिश है। कोई भी डिप मिले उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह यूज करे भारतीय एयरटेल। 2050 रुपए तक ये शेयर जा सकता है भारतीय एयरटेल का, 1% की तेजी, और मतलब बड़े साइज की कंपनी, एक दिग्गज है, बावजूद उसके बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस रही है और लगातार अपने निवेशकों को रिवॉर्ड भी किया है भारतीय एयरटेल ने। ट्रेड के मौके भी जो बन रहे वो अपने एक्सपर्ट से हम जानते रहेंगे। लेकिन चलिए 2:30 बजने वाले हैं और जरा अपने सहयोगी से समझ लेते हैं। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद से समझते हैं कि आज के बिग एक्शन स्टॉक्स क्या हैं, खबरों के दम पर कौन से शेयर आज अच्छे से बाजार में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। शरद गुड आफ्टरनून, बताइए कहां पर आज एक्शन दिखा है?
जी बिल्कुल, बिग एक्शन स्टॉक में औरोबिंदो फार्मा को जो है नज़र में रखते हैं। जेंटीवा का अधिग्रहण ना होने से जो है शेयर में तेज़ी आई थी। 20 अगस्त को जो न्यूज़ फ्लो आ रहा था कि औरोबिंदो फार्मा का जो है अधिग्रहण हो सकता है जेंटीवा के साथ, लगभग $5.5 बिलियन का डील। लेकिन 20 अगस्त को जो है स्टॉक में 4% की गिरावट आई। लेकिन अब जो है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ले रहे हैं जेंटीवा, तो इसके कारण जो है वापस एक अच्छी उछाल औरोबिंदो फार्मा में देखने मिल रही है। और कुछ ब्रोकर्स भी कह रहे हैं कि अच्छे बड़े लंबे पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। अंबुजा सीमेंट्स 1-1.5 घंटा पहले जो है अहम ब्लॉक हुआ था। 1.2% इक्विटी स्टेक जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं और हालांकि स्टॉक में थोड़ी सी दबाव है, स्टॉक लगभग 2% गिरा हुआ है। गेल इंडिया की बात करें तो ब्रोकरेज की जो है अपटेक देखने मिली है। नोमुरा की जो है खरीदारी की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य जो है 225 रुपये का है और कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स जो है इनको दे सकते हैं प्राइसिंग मूवमेंट को लेके, और थोड़े से बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट भी अनाउंस करने वाली है। ये जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है गेल इंडिया के लिए। कोल इंडिया के लिए ये हमारे नौके नवरत्न में भी था। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में मोतीलाल ओसवाल ने लक्ष्य को घटा दिया है, 450 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और कहा है कि जो अर्निंग्स है वित्त साल 2026 में वो थोड़े से म्यूटेड ज़रूर रह सकते हैं। और आखिर में प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे गिरावट जो है तेज़ हो गई है। BSE, एंजल वन, CDSL जैसे स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा। और ऑफ कोर्स सेबी की बोर्ड मीट जो है कल होने वाली है और इसको जो है ऑफ कोर्स बाज़ार की नज़र रहेगी कि किस तरह व्यूज़ आती है कि जो एक्सपायरी है उनके डेट्स जो है लॉन्ग टर्म हो जाएंगे या शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। तो बाज़ार को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन आज कैपिटल मार्केट शेयर्स में जो है भारी बिकवाली देखने मिल रही है। BSE, एंजल वन, इन दोनों स्टॉक्स पे खास करके। शरद, BSE फिर से हम देख रहे हैं कि 2100 रुपये के नीचे जाके ये शेयर चला था और कल भी गिरा शेयर, आज भी गिरा। 2 दिन में करीब करीब 8% के आसपास की गिरावट BSE के शेयर में आ गई। बाकी शेयर भी टूट रहे हैं और क्योंकि चर्चाएं ये हैं बाजार में कि क्या वीकली एक्सपायरी को सेबी खत्म कर देगा या फिर अगर खत्म नहीं होता है तो क्या उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, क्या वो फोर्टनाइटली 15 दिन वाली एक्सपायरी होगी। देखिए, जब से बाजार में रिटेल ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी है ना, तब तक ऐसा लगा है रेगुलेटर को कि ज़्यादातर लोग जोखिम ले रहे हैं, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और वीकली एक्सपायरी से ना उस चीज़ को और बढ़ावा दे रही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, थोड़ा सेफ्टी नेट देने के लिए सरकार ये कोशिश कर तो रही है। एक और एक्सपर्ट को हमारे अपने शो में साथ जोड़ लेते हैं। विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। विवेक जी, आप कैसे देख रहे हैं ये कैपिटल मार्केट्स वाले जो शेयर हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आती शायद ये होता रहेगा कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस का, कन्विक्शन का भाव दिखेगा। आपको लगता है कि ये होने जा रहा है? कुछ आपको सेंस मिल रहा है? अभिषेक, कोई सेंस नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट क्या होता है कि ये सारे के सारे कंटिन्यूसली मूविंग पार्ट्स है, तो इनको जोड़ना बहुत मुश्किल काम है आज के दिन। तो इसमें इमीडिएटली आप सेंस निकाल लो, ये तो नहीं बनने वाला है। लेकिन हाँ, एक दो पॉइंट है मेरे पास। देखिए, अभी रिसेंटली ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स करके NSE ने चालू किया था और BSE ने चालू किया था। उसका जाके कॉम्पोजिशन देख लो, जो जितने भी ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स है उस इंडेक्स में है। और मुझे लगता है कि आप अगर अगला 10 साल का पीरियड देखो तो ये ये इंडेक्स हो सकता है कि 3 गुना भी हो जाए। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अब वीकली चाहिए या मंथली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, थर्सडे चाहिए या ट्यूसडे चाहिए, ये कंफ्यूजन के कारण बाजार थोड़ा बहुत इन द सेंस ये स्टॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप अगर समझ लो कि मंथली रखते हो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप आज समझ लीजिए जिस दिन नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है उस दिन आप बाई करते हो और फिर अगले 1 महीने तक उसको होल्ड करने वाले हो। वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि खाली 5-10% लोग वैसे करें, लेकिन बाकी जो है जो ट्रेडर्स जनरली F&O में ट्रेडर्स ज्यादा करते हैं, तो वो हो सकता है कि आपका 1-2 दिन का ही आपको ट्रेडिंग उसमें देखने को मिले और लोग स्क्वायर ऑफ करके फ्रेश पोजीशंस लेते हुए मिले बार बार। तो चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, मुझे फाइनली ये लगता है कि वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर ट्रेडर ही है। वो हो सकता है कि 24 घंटे होल्ड कर ले, 48 घंटे होल्ड कर ले, लेकिन 1 महीना होल्ड कर ले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट वीकली में भी एक हफ्ता पूरा होल्ड करने वाले बहुत कम लोग हैं। मतलब हम लोग भी डेटा देखते हैं, उसमें इतने दिखते नहीं है, एक आध लोग दिखते हैं खाली। तो एक बार सेटल होने दीजिए, फाइनल क्या डिसीजन आता है। एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस भी यही पुश करेंगे कि वीकली ही रहे, क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़ा बहुत उनको बेनिफिशियल रहता है इसमें, स्क्वायर ऑफ ज्यादा होता है तो।
लेकिन बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लूंगा। और बाकी तो जैसे मैंने कहा, सेंस कुछ नहीं बन रहा है। ये सारा जितना मैं बोल रहा हूँ वो एक इंट्यूशन है, और एंड ऑफ द डे हमको अगर मंथली हो जाता तो वॉल्यूम देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन वापस यही मेरा मानना है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेल एक्सप्लेन्ड विवेक। और सही कहा आपने, ट्रेडर्स इनफैक्ट पेशेंस की कमी, ज़्यादा समय तक होल्ड पोजीशन भी तो इंटैक्ट नहीं रख पाते, लेकिन इसी लिए द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ये भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ट्रेडिंग एक नज़रिया है ज़रूर, एक स्टाइल है ज़रूर, लेकिन साथ साथ निवेश की अहमियत को समझना, बिकॉज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन जो है वो निवेश इन्वेस्टमेंट से ही होती नजर आएगी। बाजी के बाजार को देख लीजिए, बड़ा ही शांत है आज का बाजार, ऐसा नहीं है कि गिरावट है। बेंचमार्क्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 25,000 के पार निफ्टी में भी कामकाज है और बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा नहीं है जो कि बाजार को तेज़ी से चला दे। शांत बाजार, ना बहुत तेज़ी से गिर रहा है ना बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ऐसे में बहुत ही ट्रिकी एनवायरनमेंट में फंडामेंटल्स को ज़्यादातर समझना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है, और इसी समय एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना भी ज़रूरी होता है। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर हरीश जुजारे भी जुड़े हैं, आइए उनसे समझते हैं कि उनकी तरफ से आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं। गुड आफ्टरनून हरीश, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताएं इस वक्त मार्केट में आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल, आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो थोड़ा टॉपीनेस बिल्कुल है मार्केट्स में। निफ्टी मैनेज कर पा रहा है 25,000 के आसपास ट्रेड करने के लिए। आज देखना जरूरी है कि क्या आज उसके ऊपर क्लोजिंग देता है 25,000 के ऊपर, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम और थोड़ा बढ़ सकता है आगे जाके, जो कि निफ्टी को 24,100 150 तक लेवल से भी खींच सकता है मार्केट्स को। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ओवरऑल देखा जाए तो। और दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। एक पहला स्टॉक है एबीबी का। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कैपिटल गुड्स के सेगमेंट में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, वहां पे मुझे लग रहा है कि एबीबी एक जो स्टॉक है, बीच में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा था, स्टेबल हो चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार तेजी के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक एबीबी बाय करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है, तो करंट लेवल से बाय करें। और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 5350 के लिए बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5030। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा डॉक्टर रेड्डीज में। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, और फ्लैट पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज भी करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 1350 का टारगेट्स बनेंगे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1270। एबीबी पर एक राय खरीदारी के मौके, और इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस पर कल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आते हुए दिखे थे। और दूसरा लेबोरेटरी स्पेस से जुड़ा स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 1350 के टारगेट्स। एंड हाँ, आज बाजार में फार्मा एज डिफेंसिव अपनी भूमिका निभाते हुए हरे निशान के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, इसमें डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक भी शामिल है। हमारी पैनल पर आस्था जैन भी जुड़ी हैं। आस्था, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से, ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, दो ट्रेडिंग आइडियाज के साथ मैं आई हूँ। पहला है एयरटेल। एयरटेल की बात करें तो काफी दिनों से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज जिस तरह की तेजी आई है, होपफुली ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो। एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह है। 1907 के स्तर पे मैंने जब दिया था तो 1905 1910 के आसपास चल रहा था। उन्हीं स्तरों पे खरीदारी करनी है। 1870 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 1950 का पहला, और दूसरा टारगेट 1960 का भी रखा जा सकता है। तो पहला कॉल रहेगा एयरटेल पे, दूसरा कॉल एमएनएम फाइनेंशियल पे। एमएनएम फाइनेंशियल की बात करें तो आज बहुत बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से इस काउंटर ने दिखाई है। यहाँ पे कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। 270 273 के जोन में चल रहा है। उन्हीं स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह है। 253 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 295 का। तो एमएनएम फाइनेंशियल और भारतीय एयरटेल, ये दो काउंटर्स हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कॉल्स खरीदारी की आस्था की तरफ से भी। एमएनएम फाइनेंशियल के स्टॉक प्राइस में तेजी, 295 के स्तर यहां से आगे नजर आते हैं। और भारतीय एयरटेल तो इनफैक्ट लार्जर प्लेयर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त दिखाते हुए भारतीय एयरटेल ही है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती है। इसके ठीक साथ एक्सिस बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, सन फार्मा, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जहां से हम देख रहे हैं बाजार को एक सपोर्ट मिलता हुआ। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला और मार्केट पर चर्चा जारी रहेगी। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी एक रेंज में है, बढ़त जो है थोड़ी सीमित है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि
कल 25,000 के नीचे हमने क्लोजिंग देखी, आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 के ऊपर शायद क्लोजिंग दे दे। देखते हैं क्या होता है। 25,000 बहुत ही क्रूशियल जंक्शन है। निफ्टी बैंक की बात करें, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आया है। जो गेंस हैं वो रह गए हैं 150 अंकों के आसपास के, और 54,700 के नीचे आपको इस वक्त निफ्टी बैंक दिखाई देगा। एक रेंज में निफ्टी बैंक भी है, बट ये है कि ना 7 दिन की तेजी बाजार में हो गई है, ये आपके उत्साह को जरूर बढ़ाएगी। इस बीच अगर आप देखेंगे तो जो वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वो है अरविंदो फार्मा का। करीब करीब 6% के आसपास की शानदार तेजी, डे हाई पर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनी थी चेक रिपब्लिक की, जो जेनेरिक ड्रग मेकर है ज़ेंटिवा, उसको खरीदने की दौड़ में थी, और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि ये जो डील है वो $5.5 बिलियन की हो सकती है। लेकिन चलिए ये हुई नहीं, और फाइनली अब खबर आ गई है कि पी फर्म GTCR ने एडवेंट से इसको खरीदने के लिए करार कर लिया है, और $4.8 बिलियन में ये डील होगी। तो पहले भी थोड़ा सा ना कंसर्न जताए जा रहे थे कि इतनी बड़ी एक्विजिशन कंपनी क्यों करने जा रही है। तो ये एक ट्रिगर बना है। 1110 रुपए के ऊपर 1120 रुपए के आसपास के भाव हम फिलहाल इसके देख रहे हैं। आस्था जी, जरा आप बताइए, अरविंदो फार्मा, नमस्कार, बताइए क्या कैसे आप देख रही हैं शेयर को, और आज की तेजी आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी? आफ्टरनून अभिषेक जी, बिल्कुल। देखिए, आज बहुत बढ़िया मोमेंटम चार्ट्स पे इसने दिखाया है। तकरीबन 1113 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी भी आगे सस्टेन करेगी, और अब नेक्स्ट लेवल जिसके लिए तैयार हो रहा है, तो तकरीबन 1140 से 1170 तक के रहेंगे। तो ये काउंटर अच्छा लगता है, लेकिन आज बहुत बढ़िया तेजी हमने देखी है, तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा गिरावट पे करेंगे एंट्री, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। इसलिए नई खरीदारी के जो लेवल्स लगते हैं वो तकरीबन 1108 1105 के जोन में करें। अभी ना खरीदारी करें। यहाँ से 8-10 रुपए नीचे आता है तो नई खरीदारी के मौके तलाशे। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे अभी मेंटेन किया जाएगा 1060 का। तो 1105 के आसपास खरीदना है, 1060 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 1150 से 1170 के रखने हैं इस काउंटर पे। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा 1060 रुपए का। 1150 1170 के टारगेट के लिए अरविंदो फार्मा में आप अपनी पोजीशन को बनाए रखिए। चलिए 2:45 बज गए हैं, और ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मौके कहां पर इस वक्त बन रहे हैं बाजार में आकर्षक। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस की चैंपियन एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर है, और ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है हमारे दर्शकों के लिए? ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी, ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले तो ये काउंटर ने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पास किया, और अब जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 1280 1290 ये जोन के आसपास ये काउंटर ने उसे भी सरपास किया है। मेरा मानना है यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शंस की एक्टिविटी बन रही है, जहाँ पे 1280 के स्ट्राइक में 1300 के स्ट्राइक में काफी अच्छी राइटिंग हो रही है पुट स्ट्राइक्स में, ये देख के लग रहा है करके कि यहाँ से अपसाइड की जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू 1320 की जो कॉल है वो 15 रुपए के आसपास चल रही है, उसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 7 का लगाना है, टारगेट 30 का रहेगा। एज पर द टारगेट स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5000, और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 9000 का रहेगा। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज 1320 वाली कॉल खरीदनी है 15 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 30, स्टॉप लॉस 7 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 9000, 5000 रुपए का अधिकतम नुकसान। शेयर है थोड़ा सा ऊपर 1300 रुपए के ऊपर हम देख रहे हैं, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है डॉक्टर रेड्डीज में, और ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपके लिए। स्नेहा जी, लगे हाथ आप एक और राय देंगे छोटा सा? मान लीजिए किसी को अगर निफ्टी के ऑप्शंस में अगर दिलचस्पी हो। अच्छा ठीक है, किसी और एक्सपर्ट से जान लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और इसके जरिए आपके लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। विवेक कारवा, हरीश जजारे और आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, फंडामेंटल्स पर जहां हम बात कर रहे थे, कन्विक्शन इस वक्त कौन से सेक्टर पर यहाँ से लंबी अवधि के लिए बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, एट प्रेजेंट अगर आप देखें, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, ये तो वर्कआउट करते दिखेंगे ही, लेकिन इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ
अलग थलग सेक्टर्स इसके अलावा जो कि प्ले आउट कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा स्पेस है, डिफेंस का खेमा भी अब वापस से चल पड़ा है, इस तरह के कोई नए डेवलप्ड थीम्स हैं जिस पर आप बात करना चाहेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि हर हफ्ते या 2-3 दिन में सेक्टर तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसके लिए ये एक दो सेक्टर में लगातार पहले भी बोलते आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी भी इनमें दम है। तो आपने जैसे बोला फार्मा, फार्मा मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट वगैरह सब कुछ इधर है। और अब जो यूएस से भी जो वाणी पहले आ रही थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो लगता है कि ये सारा सेक्टर अच्छा करेगा। और ऐसे कॉन्ट्रेरियन मैं बोलूंगा कि आपको आईटी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी न्यू एज आईटी। देखिए, एक अगर दर्शकों को इंटरेस्ट हो तो एक इंडेक्स है जो लार्ज एंड मिड कैप आईटी इंडेक्स एक अवेलेबल है, और इनफैक्ट फंड्स भी अवेलेबल है उसमें। तो खाली लार्ज कैप आईटी जैसे आपने अगर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये अगर ले लिया तो इसमें आपको इतना दमखम नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा नीचे जाओ लिस्ट में तो आपको आईटी ऐसे कॉन्ट्रेरियन मुझे लगता है कि अच्छा खासा कर सकता है। आज ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 0.7% डाउन है, लेकिन इसमें आपको धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। और जैसे थोड़ा बहुत भी सुधार होता है इंडिया और यूएस में, तो ये सेक्टर वापस बेनिफिट करते हुए दिखेगा। और एक और चीज यहाँ पे है कि काफी लोग डर रहे हैं कि आईटी में अगर वो टैरिफ वगैरह लगा दे तो देखिए, आईटी यहाँ पे आउटसोर्स इसी के लिए होता है कि जो पर आवर चार्जेस है, आप यूएस में आपको शायद आज के दिन $25 पर आवर देना पड़ता है। वही आप इंडिया में आओ तो आपको बहुत सस्ते में मिलता है। तो टैरिफ लगाएंगे तो यहाँ यूएस की कंपनीज को ही दिक्कत होने वाली है। तो आईटी एक ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर रहेगा। फार्मा में बुलिश हूँ। और रियल एस्टेट वहां पे आप नजर रखो, वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, लेकिन जब जब आपको मौका मिले उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन अभी भी करना चाहिए। और जो टॉप 4-5 रियल एस्टेट कंपनीज है उसके अलावा आप अगर उसमें 50% आप रीजनल बेट्स में भी डालिए। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये बाई रिकमेंडेशन में मत लेना, लेकिन हाँ, जैसे श्रीराम प्रॉपर्टीज है, वो चेन्नई की कंपनी है, इसके लिए मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ। तो वैसी काफी कंपनीज है स्टेट वाइज जो अच्छा कर रही है और रीजनल बेट्स है। तो रियल एस्टेट, फार्मा और जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रेरियन आईटी। रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी स्पेस में कॉन्ट्रेरियन आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं वापस से कमबैक और अच्छा खासा मोमेंटम का एक्शन नजर आ रहा है। तो आईटी सेक्टर पर भी नजर रखें, हालांकि ग्लोबल फैक्टर से ताल्लुक रखता है ये सेक्टर, तो ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ होगा उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर भी पड़ता दिखेगा ही दिखेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्टॉक को एक बार देखते हैं। अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक का कामकाज करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 4% की तेजी। आज था BHEL 228 के लेवल्स पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है एट डेज हाई, और पिछले महज 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7 से 8% का रनअप दिखाया है। कोई टेक इस पर? बिल्कुल मानसी, अभी भी अच्छा लग रहा है। 238 तक, 240 तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है इस काउंटर पे। तो मैं इसमें अभी भी पॉजिटिव हूँ और यहाँ पे 238 से 240 के लिए खरीदारी भी की जा सकती है। बस यही है कि खरीदारी 225 के स्तर पे करेंगे तो बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी व्हील में 225 के स्तर पे। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो 218 का रहेगा और टारगेट इसमें 238 से 240 के रहेंगे। 25 के लेवल्स अगर दिख जाएं तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे, 240 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ रिसर्च है, मार्केट्स एट 3 है, BTST, STBT ट्रेड्स और ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार जो है अपने गेंस को बचा के रखने में कामयाब तो है, और निफ्टी हालांकि बहुत ही सीमित रेंज में है, 37 अंकों की हल्की तेजी आपको दिखेगी। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 150 अंकों के आसपास की मजबूती है। हालांकि जो ऑटो वगैरह वाले जो शेयर हैं थोड़ी थोड़ी सा आप देखेंगे कि आज नरमी है, कल भी नरमी थी, क्योंकि चले बहुत थे। पीएम मोदी के अनाउंसमेंट्स अगर हम जोड़ें, 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया, 18 तारीख को बाजार खुला, 18 अगस्त को। उसके बाद से अगर हम अब तक देखेंगे तो रफली अराउंड ऑटो इंडेक्स 12 से 13% का आपको रिटर्न दिखाते हुए दिखेगा, लेकिन 2 दिन से छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन जीएसटी को लेकर जो सरकार ने अनाउंस किया उसके बाद हमने धड़ाधड़ देखा कि कंपनीज ने भी आके सामने कहा कि हम पूरा का पूरा बेनिफिट्स अपने कंज्यूमर को देंगे।
और इस मुद्दे पर मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माफ कीजिएगा पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी निवेदना ने। आइए सुनते हैं। सबसे पहले जहां तक जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस दिन जब हम मिले थे विक्टोरियस लॉन्च पे तब तक अनाउंसमेंट हुई नहीं थी, लेकिन आपने बोला था कि देखेंगे हाउ इज गोइंग टू पैन आउट। तो क्या कहना चाहेंगे अब? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि धन्यवाद टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये एक मेजर रिफॉर्म लाया है, इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 8 years। 2017 में जीएसटी आई थी और 2025 उन्होंने सितंबर में अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मैं इसकी भी बात करूं, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप यदि जो कस्टमर आज सबका सपना होता है कि एक गाड़ी हो इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ा जरिया है अपने सपना को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो जिस तरीके से जो प्राइसेस कम होने जा रही हैं छोटी गाड़ियों में, आज जो है 8.5% आपकी गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी। पूरा हम जीएसटी पास ऑन कर रहे हैं, ये हमने अनाउंस भी कर दिया है। और हम सिर्फ नई गाड़ी नहीं, इवन सर्विस में भी जो है हम उसमें भी पास ऑन करेंगे। तो ओवरऑल जो आपकी मेंटेनेंस होगी और भी सस्ती हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है। जो लोग भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आइए। एंड आई थिंक बहुत ही एक पेंटअप डिमांड जो होगा आएगा, और वी आर एक्सपेक्टिंग ए बम्पर सेल। और बम्पर सेल की अगर बात करें विथ रिसेंटली लॉन्च विक्टोरियस और ये पॉलिसी पुश एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन, किस तरह से देखा जा रहा है? क्या विक्टोरियस हैज एडेड टू दैट? कैसे पैन आउट हो रहा है? एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन के जो ट्रेंड्स अगर आप कुछ देख रहे हैं वो क्या होगा? देखिए, जब से ये आपका जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी इंक्वायरी में 15% की बढ़ोतरी आ गई है। जबकि ये पितृपक्ष है, इस टाइम पे थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, नवरात्रों में आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और हम ये देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों में बहुत अच्छी ट्रैक्शन आ गई है। जिस तरीके से इंक्वायरीज आ रहे हैं हमारे पास में, क्लियरली दर्शाता है कि एक कस्टमर के दिमाग में एक चाहत है गाड़ी खरीदने की। और दो चीजें और हुई हैं मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि अदर देन ये जो आपका जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है, इसके साथ में इस साल में जो आपकी फाइनेंस बिल आया था उसमें इनकम टैक्स में भी सहूलियत दी गई है लोगों को। तो एक तरीके से आपके पास में एक सरप्लस मनी भी बन रहा है, गाड़ी की कीमत कम हो गई है। और तीसरी चीज है कि रेपो रेट कम किए गए थे, हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने किए थे, तो उसका ट्रांसमिशन पूरा नहीं हुआ था। कई फाइनेंस कंपनी डिले के साथ करती, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर में सारी फाइनेंस कंपनी जो है ट्रांसमिट करने लगेगी, तो आपकी जो किश्त बनेगी महीने की वो भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये देखा जाए, इससे और कोई बेहतर समय नहीं हो सकता है जबकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थ बनर्जी को मारुति के, और कह रहे हैं कि नहीं अब सेक्टर को फायदे वाली चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ ये कि जब इनकम टैक्स में राहत मिली थी यानी फरवरी के बजट में 1 फरवरी को, तो उसका इम्पैक्ट आने में ना 6 से 8 मिनट का समय लगता है, 8 महीने का, और वो भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। आगे फेस्टिव डिमांड है, उसके बाद फेस्टिवल्स की बात करें तो उसके बीचों बीच में फिर शादियों का सीजन भी होगा। तो ये कुल मिलाजुला के आगे माहौल अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत हो सकता है गिरावट आ रही है, लेकिन इस पर एक जरा राय दीजिए आप आस्था जी। जो ऑटो शोरूम में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसको आप कैसे देख रही हैं? आपको लगता है कि थोड़ी सी और अभी यहाँ से गिरावट गहराएगी, या फिर बाइंग का मौका खोजना चाहिए जहां पर भी कमजोरी आए शेयर में? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है थोड़ा सा गिरावट और थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए, और उसके पीछे का कारण है 15 अगस्त से जो ये जीएसटी की अनाउंसमेंट्स आई थी, उसके बाद से हमने सतत और लगातार एक अपसाइड देखा था। जैसे मैं टीवीएस मोटर की बात करूं, बजाज ऑटो की बात करूं, तो ज्यादातर 2 व्हीलर्स और हमने 4 व्हीलर में एक अपसाइड देखा था। तो क्योंकि वो काफी अच्छे खासे गैप के साथ ओपन हुए थे ये अनाउंसमेंट की जस्ट नेक्स्ट डे, तो चार्ट्स पे एक गैप बन चुका है। और कभी कभी इतनी बड़ी तेजी आती है तो थोड़ा सा सांस भी लेता है काउंटर, तो उस वजह से थोड़ा और नीचे आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म आउटलुक खराब है, इट इज जस्ट कि हमने एक बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी देखा है, तो उसके मद्देनजर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डाउनफॉल और हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए तुरंत अभी इन ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह नहीं है। थोड़ा और इन्हें सेटल होने दीजिए, फिर खरीदारी करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बात है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि चले बहुत, ये सच्चाई है। 15,000 रुपये मारुति का भाव, ये रिकॉर्ड हाइस के आसपास है।
अगर आप हीरो मोटो को देखेंगे 4,000 वाला शेयर 5,000 का हो गया, बजाज ऑटो को देखेंगे तो 8,000 रुपये वाला शेयर 9,500 रुपये का हो गया, और ये अक्रॉस द बोर्ड बाइंग होते हुए हमने देखी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार के लेवल्स में आपको हेडलाइन इंडेक्स में कोई चेंज नहीं दिखेगा। 32 अंक ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती। इस बीच आप देख रहे थे कि M&M के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रहे थे कि डीलर के पास जो इन्वेंट्री है वो 45 दिनों के आसपास का है। ठीक है, लेकिन चलिए 3:10 हो गए। हालांकि 3 बजे का समय है मार्केट एट 3 का, लेकिन हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर बाजार से जुड़े हमारे साथ तैयार हैं। आनंद बताइए, आज कैसा कारोबार हुआ बाजार में और क्या मेजर हाइलाइट्स रही हैं आज के दिन की? जी हाँ अभिषेक जी, अभी तक के बाजार की तरफ देखें, आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में सरकारी बैंकों का जो खेमा था वो अच्छा प्रदर्शन करता नजर आया। PNB का शेयर देखिए, कैनरा बैंक का शेयर देखिए, यूको बैंक का, सभी में 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो अंबुजा सीमेंट 2% नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 24 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है शेयर में। वहीं गुजरात स्टेट पेट्रो की बात करें तो 4% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर में और औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। SCI की बात करें तो गैस करियर वेसल की डिलीवरी हुई है, 3% ऊपर कारोबार कर रहा है शेयर और औसत से 6 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो TCS पर खबर आई है, चिप पर आधारित इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो लॉन्च किया है। इस सेमीकंडक्टर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सर्विस लॉन्च किया है TCS ने। हरे निशान में आज कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं स्पाइस जेट की बात करें तो कार्लाइल एविएशन के साथ एयरलाइंस ने पार्टनरशिप किया हुआ है। करीब 2% ऊपर आप देखेंगे तो शेयर कारोबार करता नजर आ रहा है। वेदांता की बात करें तो गुजरात में 13 हाइड्रोकार्बन ऑफशोर वेल बनाने की कंपनी की योजना है। आज हल्की तेजी देखने को हमें शेयर में मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो कमिंस इंडिया पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ाया है। लक्ष्य 4,350 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया है। इनका मानना है कि जो पावर सेगमेंट में डिमांड है उसमें आगे सुधार देखने को मिलेगी। हल्की सी तेज़ी आज शेयर में देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे, इनफैक्ट अभी तक के सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद इस सारी की सारी अपडेट्स के लिए कि बाजार में अब तक क्या हुआ है। सरकारी बैंकों में अच्छी तेज़ी है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के ज़रूर हुए हैं और PNB आप देखेंगे कि 108 रुपये 110 रुपये के आसपास के ही प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन 3:12 हो गए हैं, काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि BTST STBT के अच्छे ट्रेड्स कौन से हैं, आज कहाँ पर कल का सौदा आज क्या लेकर जाना चाहिए। आस्था जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए। अच्छा ठीक है, आस्था जी हमारे साथ नहीं है, हरीश जुजारे हमारे साथ हैं। हरीश जी बताइए, कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड करेंगे BTST के लिए? अक्षय जी बिल्कुल, देखिए BTST के लिए मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो पॉजिटिव के लिए अप्रोच है, तो NMDC है। जो NMDC की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लियरली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया आज के दिन और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है NMDC को करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट्स 81 हाफ 82 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 73 का NMDC में। चलिए, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे और आज के जो मोमेंटम वाले कुछ स्टॉक्स हैं, टेगा इंडस्ट्रीज क्यों फोकस में है, क्यों ये शेयर नीचे आया है, और दूसरी चीज़ ये है कि रुपये लगातार हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि कमज़ोर हो रहा है। इस कमज़ोरी के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और M&M 6 सितंबर से गाड़ियों की कीमतों में कटौती करने जा रही है। इसका कंपनी पर कैसा असर होगा, इस पर M&M के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO नलिनीकांत गोलागुंटा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं।
तो ऑटो सेक्टर में बहुत एक्साइटमेंट है जीएसटी कट को लेकर, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 22 सितंबर का वेट ना करते हुए 6 सितंबर से ही अपनी गाड़ियों की कीमत उन्होंने घटा दी है। अब आइए समझते हैं क्या है आगे की ग्रोथ की स्ट्रैटेजी। हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के नलिनीकांत गोलाकुंडा जुड़ चुके हैं। नलिनीकांत, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 और स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जीएसटी को लेकर एक्साइटेड तो थे ही लोग, बट आपने 22 सितंबर का वेट ना करते 6 सितंबर से ही लागू कर दिए ये सारे कट्स और सारे बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को पहले दिए हैं। बाकी किसी कंपनी ने नहीं किया। ये क्या कुछ फैक्टर्स रहे जिसके चलते आपको लगा कि इस समय जो है ये कदम उठाना अच्छा रहेगा, और आप मार्केट को इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, थैंक यू फॉर द टाइम। हमने जीएसटी रिफॉर्म्स को देखा तो अल्टीमेटली गोल ये है कि कस्टमर्स को बेनिफिट मिले, वो वही प्लान से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो हमने सोचा कि इफ द गवर्नमेंट गिव्स दिस बेनिफिट्स स्टार्टिंग 22 सितंबर, वी वांटेड टू सी इफ यू आर एबल टू ब्रिंग इट बैक टू 6 सितंबर टू द सेम इफेक्ट, टू द सेम बेनिफिट। सो कस्टमर्स को वही बेनिफिट मिलेगी जो उनको 22 सितंबर के बाद मिलेगी। The schemes that we have put out here as well, and we thought we will bring the festive spirit a little bit early for all the customers and not wait till 22nd September. पर नलिनीकांत, देखिए 22 सितंबर पहला दिन नवरात्रि का रहेगा, जिसको लेकर बहुत उत्साह रहता है एटलीस्ट हिंदू कम्युनिटी में। बट जब आपने 6 सितंबर को ये नए प्राइजेस लागू किए, उसके बाद से क्या कुछ उत्साह देखने को मिला? किस तरीके के फुटफॉल्स इंक्रीज हुए हैं? कौन से ज्योग्राफीज, रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें, कहाँ पर ज़्यादा एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप? तो आप देखेंगे तो हमारी शोरूम्स अक्रॉस द नेशन हैं। तो साउथ में बहुत एक्साइटमेंट है, इंक्वायरीज एंड वॉक-इन्स शुरू हुआ है वहाँ पे। रूरल भी हैं, बोलेरो और स्कॉर्पियो पोर्टफोलियो पे देखेंगे तो जीएसटी बेनिफिट बहुत महत्वपूर्ण है प्राइसिंग के लिए, तो वहाँ पे भी हमारी डिमांड की सिग्नल्स अच्छी हैं। एंड अर्बन में भी हैं, क्योंकि बड़े व्हीकल हम देखेंगे तो 700 ऐसा, उस पर 48 से 40 तक जीएसटी बेनिफिट हैं, तो विच इज मोर देन अ लाख, ऑलमोस्ट 1.4 लाख का बेनिफिट वहां पे मिलेगा। तो अभी तक देखेंगे तो इंक्वायरीज सभी जगह में अच्छी हैं, बोथ रूरल एंड अर्बन, एंड डेफिनेटली साउथ में भी वी आर गेटिंग वेरी स्ट्रांग सिग्नल्स। तो चलिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव एम के मैनेजमेंट से बातचीत, और इन दिनों ऑटोमोबाइल पूरा का पूरा सेक्टर ही फोकस रेडार पर है, और इसी कड़ी में एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट से बातचीत कर हम ताज़ा हालात को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन करेंसी का मोमेंटम, इस पर भी लगातार हमारी नज़र है, और रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया जो है पहली बार डॉलर के मुकाबले दाम जो है पहली बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाता हुआ देखने को मिला है। 88 रुपये 45 पैसे। अमेरिकी टैरिफ से रुपए पर काफ़ी हद तक दबाव देखने को मिला है। भारत की ट्रेड आउटलुक, कैपिटल फ्लोज को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं। इक्विटी मार्केट में भी देखिए, अब इन दिनों जो हम देखते हैं कि एफआईआईज लगातार बिकवाली का दौर जारी रख रहे हैं। डीआईएस ऑफ कोर्स घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में कन्विक्शन दिखा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज के लिए भी बड़ा सवाल इनफैक्ट अब पैदा होता है कि इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया में क्या वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं इतनी बिकवाली कर कर। एक दिन की खरीदारी का आंकड़ा हमने देखा था अभी कल, लेकिन वापस से बिकवाली के डेटा पॉइंट्स आए हैं। आरबीआई ने उतार चढ़ाव को रोकने के लिए डॉलर बेचे हैं, करेंसी की कमजोरी से इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं हेजिंग के लिए, इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की मांग, और ये सारे के सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए पहली बार हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर फिसलता हुआ 88 रुपये और 84 पैसे जहां हम बात कर रहे हैं इस वक्त कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, ये तो करेंसी का एक अपडेट हुआ, कमोडिटी अपडेट, और करेंसी पर भी लगातार फोकस रहता है हमारा। लेकिन साथ साथ इक्विटी मार्केट में भी एक बार बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं। हरीश है हमारे साथ। हरीश, इस वक्त मार्केट में जो करंट सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड आपकी तरफ से? मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीटीएसटी को रिकमेंडेशन दिया था जो है एनएमडीसी में। देखिए एनएमडीसी में देखा है तो क्लियरली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ऊपर की ओर टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे कि 81 और 82 के लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 73 का एनएमडीसी में।
हरीश की तरफ से ऑलरेडी एक BTST ट्रेड NMDC खरीदारी के मौके 81 82 तक के टारगेट्स को मानकर चले। 73 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। लार्जर प्लेयर्स में हरीश कुछ तमाम स्क्रिप्ट्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इनमें से कोई पसंद आती है आपको? एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, NTPC, SBI और रिलायंस, ये 5 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्केट को दे रहे हैं। बिल्कुल मान लीजिए, अगर देखा है तो देखिए लार्जर प्लेयर्स ही है जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक इंडेक्स को होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर देखा है तो मेजरली FMCG का और पैक और दूसरा जो चीज देखा है तो भारतीय एयरटेल में थोड़ा सपोर्टिव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट्स और गवर्नमेंट के सेक्टर के PSU स्टॉक्स में भी से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑयल एंड गैस में और थोड़ा मोमेंटम बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काउंटर में अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि इसमें IOC जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 150 to 155 के लिए टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए प्रोस्पेक्टिव से के बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 139 का, और ऊपर की ओर 150 और 155 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं IOC में। तो चलिए, IOC पर एक टेक 2% की तेजी के साथ 144 के स्तरों पर इस वक्त कामकाज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन टेगा इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज फोकस रेडार पर है। क्या खबर है जिसके चलते टेगा इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज फोकस है? एक बार अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, बताइए। मानसी, देखिए, टेगा इंडस्ट्रीज जो कि माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी ये कंपनी है और इन्होंने एक एक्विजिशन करने का फैसला किया है। और ये एक्विजिशन के लिए ये SPV यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक तरह से समझ लीजिए कि जॉइंट वेंचर कंपनी कर रही है अपोलो फंड्स के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये करीब पूरा का पूरा स्टेक लेगी। 13,500 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर डील होगी। डॉलर के हिसाब से देखें तो $1.5 बिलियन के आसपास की डील है। लेकिन आप जानकर थोड़ी सरप्राइज होंगी कि जितने की ये टोटल डील है ना, लगभग उतने की ही कंपनी के मार्केट कैप भी है टेगा की, 13,500 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली चीज़ है। फिलहाल ये जो SPV बनाने की जो बातचीत आई है, इसमें टेगा की जो हिस्सेदारी होगी 77% की होगी, अपोलो फंड्स की 23% की होगी। और 13 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक हो रही है। फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार होगा। तो चिंता यह है, एक तो आप इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, दूसरी चीज ये कि अगर आप डील कर भी रहे हैं तो फिर ये पैसे कहां से आएंगे, उसके लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि जो कंपनी ये खरीद रहे हैं, अमेरिका की कंपनी है मॉलिकॉप। मॉलिकॉप आय के मामले में तो अगर हम देखेंगे तो टेगा से करीब 8 गुनी है, लेकिन मार्जिन की बात करें तो मार्जिन टेगा के मुकाबले काफी कम है। और ये काफी कम होने के चलते आप देखेंगे ना तो वैल्यूएशन एडवांटेज भी थोड़ा सा है। मॉलिकॉप थोड़ी सस्ती है। अगर आप EV बाई EBITDA पर देखेंगे तो मॉलिकॉप का जो वैल्यूएशन है वो 9x है और टेगा की बात करें वो 41x है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे सिनर्जी बनेगी आगे चल के, थोड़ी सी इसको लेकर दिक्कतें हैं। लेकिन ये कंपनीज करती क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, अगर हम सरल भाषा में बताएं तो दोनों की दोनों कंपनीज माइनिंग इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं। मॉलिकॉप जो है वो ग्राइंडिंग मीडिया की सप्लायर है माइनिंग के लिए, और ओर की क्रशिंग और कॉपर गोल्ड जैसे मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। दूसरी ओर टेगा की बात करें तो टेगा इंडस्ट्रीज जो है वो मिल लाइनर्स और वेयर पार्ट्स बनाती है और ग्राइंडिंग मीडिया के साथ मिलकर ग्राइंडिंग एफिशिएंसी बढ़ाने में, यानी कि क्षमता बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। तो एक ही सेगमेंट के कह सकते हैं कि एक ही इंडस्ट्री जुड़ी कंपनीज हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कारोबार इनका है। तो दोनों कंपनीज के जो कस्टमर हैं वो कॉमन है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एक दूसरे को दे सकेंगी अगर ये डील आखिरकार अगर हो जाती है तो। लेकिन महीने भर में, 6 महीने में, इस साल अब तक या 1 साल की बात करें, आप देखिए शेयर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गिरावट है 3% के आसपास की, क्योंकि डील के साइज को लेकर और फंडिंग को लेकर निवेशकों को थोड़ा सा कंसर्न है। इसके चलते शेयर पर हम देख रहे हैं प्रेशर। चलिए, एक खबर अधिग्रहण की, लेकिन ये सारे रैशनल और रीजंस हैं जिसके चलते स्टॉक में एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। टेगा इंडस्ट्रीज पर हरीश आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट, न्यूज़ फ्लो इनफैक्ट है जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर है। हालांकि स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड 2.5% के डाउन ट्रेंड्स हैं। मान लीजिए अगर टेगा इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम है
और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आज का वॉल्यूम भी देखते हैं तो हाँ, थोड़ा न्यूज़ की वजह चलते, थोड़ा न्यूज़ फ्लोज के चलते थोड़ा बहुत डाउन टिक देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है स्टॉक प्राइस में। और इमीडिएट सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2000 से लेकर 1950 के आसपास, 2000 से लेकर 1950 के आसपास तक बीच में सपोर्ट जोन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम और पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि चार्ट में 2200 से लेके 2350 का जो लेवल है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये एक मीडियम टर्म में 5 to 6 मंथ के टर्म में मुझे लग रहा है कि इस प्राइसेस को देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए, और थोड़ा डिप आता है तो बिल्कुल वहाँ पे और थोड़ा एवरेजिंग करके अक्यूमुलेट कर सकते हैं टेगा में। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज हम देख रहे थे कि बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, ये तमाम शेयर टूट रहे थे और चर्चा ये हम कर रहे थे कि क्या सेबी जो है वीकली एक्सपायरी को खत्म करेगी या फिर इन एक्सपायरीज के टेन्योर को बढ़ाएगी, या वीकली से बढ़ा के फोर्टनाइटली करेगी, थोड़ा और ज्यादा करेगी, 3 हफ्ते करेगी, क्या होगा। लेकिन सेबी बोर्ड बैठक में एफएनओ के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर चर्चा नहीं हुई है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट पर। तो ये कह सकते हैं कि एक फौरी राहत है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से। फिलहाल हमारे रिपोर्टर्स अंकुर मिश्रा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको थोड़ा विस्तार से बातचीत तो इस पर हम करेंगे। लेकिन इसी डर से, क्योंकि ये डर है थोड़ा सा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रिटेल जो ट्रेडर हैं एफएनओ में अपने हाथ जला रहे हैं। सेबी की स्टडी ये भी बताती है कि 100 में से 91 लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं। और हाल फिलहाल जो चलन बढ़ा है, जो छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से लोग जो ऑप्शंस में एक्टिव हुए हैं, वो मार्केट की सेहत के लिए, मार्केट के स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी को लगता है कि वो ठीक नहीं है। और लगातार कुछ न कुछ फैसले होते आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि जेन स्ट्रीट, जो अमेरिका का जो हेज फंड से एक तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भारतीय बाजार में देखते हैं, और खबरें आई थी उनको लेकर कुछ सख्ती की गई थी। अब हालांकि मामला वो चल रहा है, वो हमने देखा था कि सेबी के खिलाफ वो सैट में भी गए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा भय का माहौल था, और डर ये है कि क्या वॉल्यूम गिरेंगे फिर एफएनओ के। अगर ये वॉल्यूम गिरते हैं तो साफ तौर पर असर तो पड़ेगा बीएसई पर, क्योंकि हम देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम का बीएसई का लगभग 50%, आधा से ज़्यादा ये एफएनओ से ही आ रहा है। एनएसई का तो कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन एनएसई जो कि अभी लिस्टेड नहीं है तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही क्रूशियल अपडेट निकल के आ रहा है कि लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट पर अभी चर्चा नहीं हुई है। क्या आगे चर्चा होगी, ये भविष्य की बात है। देखते हैं कि आगे इस पर रेगुलेटर्स का रुख क्या होता है, लेकिन ये फौरी राहत, छोटी सी राहत हम जरूर कह सकते हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 25,004, 30 अंकों की तेजी, 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग होगी? अब फिलहाल तो दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं। हमने देखा था कि दिन के दौरान 54,700 अगर मिल जाता तो अच्छा होता। निफ्टी अगर 25,000, ठीक है, 25,050 अगर मिलता तो और अच्छा होता, क्योंकि फिर होता ये कि कल के हाइस को हम क्रॉस करके बाजार में थोड़ी और ऊपर की तरफ के लेवल देखते। लेकिन ये ठीक है कि 7 दिन की तेजी हुई है बाजार में, और इन 7 दिनों की तेजी में करीब 1.5 से लेकर 0.25% के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक दोनों में हमने होते हुए देखी है। आज बाजार थोड़ा फ्रैगमेंटेड रहा, क्योंकि जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं वो थोड़ी बैक सीट ले रहे हैं, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और हम एडवाइस भी कर रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग करना ठीक भी है। दूसरी चीज, आईटी शेयरों में 2 दिन का मोमेंटम था, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने वहां पर भी देखी। ऑटो शेयरों में मुनाफा वसूली हो रही है। आज के जो लीडर्स रहे हैं बाजार में, सिलेक्टिव बैंकिंग, हमने देखा कि भारतीय एयरटेल, इसके अलावा कुछ सरकारी शेयर, पीएसयू स्टॉक्स ने बाजार को थोड़ा सा मोमेंटम देने का काम आज किया है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड रहा, स्लाइटली टिल्टेड रहा तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में, क्योंकि 1437 शेयर, 1421 शेयर एडवांसेस के रहे। अगर डिक्लाइंस की बात करें, आपके स्क्रीन पर 1405 सबसे नीचे जो कोने में आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रही बाजार की आज तस्वीर। 25,000 पर क्लोजिंग हुई है, 25,008 पर निफ्टी की 34 अंकों की बढ़त। एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर है 25,000 का, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग देखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी निराशा, 54,700 मिलता तो अच्छा रहता, बट ठीक है, 109 अंकों की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी। और उसकी वजह ये रही कि एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गया, और आईसीआईसीआई बैंक भी जो हरे निशान में था 0.2% की तेजी थी, जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में जाकर हुई है। कल हफ्ते का आखिरी सत्र होगा। इन्फोसिस की आज
बोर्ड बैठक भी है, बायबैक के फैसले आ जाएंगे, प्राइस आ जाएगा, साइज आ जाएगा, तो उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें फोकस में रहेगी। और यूएस में आज इन्फ्लेशन की डेटा आने वाले हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन की, उसके चलते वहाँ के बाजार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। देखना होगा कि उसके बाद यूएस फेड पर नजरें रहेंगी कि किस तरह के रेट कट वगैरह आते हैं। तो हम थोड़ा सा ना ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी नजर जरूर रखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारे के सारे अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मानसी को और मुझे आप दीजिए इजाजत। हरीश जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि आप कहीं जाएगा नहीं, कल की तैयारी थोड़ी सी आपकी हम अभी करवा देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कल की तैयारी। नमस्कार।